हेलो एवरीवन, दिस इज उदय प्रताप सिंह, अ मेंटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमारा जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इस सीरीज में इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट से रिलेटेड हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां जाकर उन वीडियोस को चेक करिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। चलिए हम इस वीडियो पे बात करते हैं कि यहां पर हम अभी तक ये बात पता कर चुके हैं कि वैज्ञानिकों ने किस तरह से ये बताया कि जो ग्रह है और जो अर्थ है उसका इवोल्यूशन हुआ। लेकिन उसके बाद में जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम प्लेनेट से आगे बढ़ते हैं और हम यूनिवर्स के इवोल्यूशन के बारे में पता करते हैं कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। इसका रीजन ये था कि जितने भी प्लेनेट्स हैं और जितनी भी हमारे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, जो अर्थ है, जो स्टार्स हैं, जो एस्टेरॉइड्स हैं, वे सभी के सभी इंक्लूड किए जाते हैं हमारे यूनिवर्स में। यानी कि हमारा यूनिवर्स बना हुआ है इन गैलेक्सीज से मिलकर, इन स्टार्स से मिलकर, सभी प्लेनेट से मिलकर, सभी सैटेलाइट से मिलकर, बाकी सभी जो अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं उनसे मिलकर। तो चलिए हम यहां पर शुरुआत करते हैं ऐसी थ्योरीज की जो ये हमें बताती हैं कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ और इवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट्स और इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। देखिए, हमने अभी तक बात की थी 2 थ्योरीज पर, जिसमें पहली हमारी थी अर्ली थ्योरीज और अब जो बात करेंगे वो है हमारी मॉडर्न थ्योरीज। देखिए, इस पर हम बात कर चुके हैं। अर्ली थ्योरीज में हमने क्या पता किया था कि अर्ली थ्योरीज के थ्रू अलग अलग साइंटिस्ट ने हमको यह बताया कि किस तरह से अर्थ और प्लेनेट्स का इवोल्यूशन हुआ, जिसमें बहुत सारी हाइपोथेसिस थी, जैसे कि चैम्बरलिन की हाइपोथेसिस थी, लैपलास की हाइपोथेसिस थी, और उसके अलावा बफन की हाइपोथेसिस थी, और भी अलग अलग हाइपोथेसिस आई थी जिनको हम डिटेल में क्लियर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हाइपोथेसिस की। देखिए, ये हाइपोथेसिस जो थी, उन्होंने हमको बताया था प्लेनेट्स का इवोल्यूशन, जिसमें कि हमारा अर्थ भी इंक्लूडेड है, और यहां मॉडर्न थ्योरीज हमको बताती हैं यूनिवर्स का इवोल्यूशन। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हमें कवर करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब जैसे कि मॉडर्न थ्योरीज की हम बात करें तो 3 थ्योरीज इसमें निकल कर आई। देखिए, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इसको लेकर वैज्ञानिकों ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज को प्रपोज किया है, जिसमें कि सबसे ज्यादा मानी जाने वाली जो थ्योरी है उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत। इसको हम दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड विस्फोट यानी कि कॉस्मिक एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। तो पहले हम 3 अलग अलग थ्योरीज के नाम जानते हैं। देखिए, सबसे पहली जो थ्योरी आई थी वो थी बिग बैंग सिद्धांत। इस बिग बैंग सिद्धांत को प्रपोज किया था एबी जॉर्ज लेमेंटियर ने। दूसरी जो थ्योरी निकल कर आई थी, उस थ्योरी का नाम था सतत सृष्टि सिद्धांत। इस थ्योरी को प्रपोज किया था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसका जो प्रपोजल किया था वो किया था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी। एक तीसरी और थ्योरी थी जो हमें यूनिवर्स का इवोल्यूशन बताती है, उसका नाम था दोलन सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसका जो प्रपोजल दिया था वो दिया था डॉक्टर एलन संडेजा। ये 3 थ्योरी थी। इन तीनों थ्योरी में जो सबसे ज्यादा मान्यता प्रदान की गई है, या जो सबसे ज्यादा थ्योरी मानी जाती है, वो है हमारी बिग बैंग थ्योरी। तो अब हम यहां पर बिग बैंग थ्योरी से शुरू करते हैं क्लास को और बिग बैंग थ्योरी को पढ़ते हैं। देखिए, बिग बैंग थ्योरी हमें क्या बताती है कि 1894 से 1896 के बीच में एबी जॉर्ज लेमेंटियर ने एक सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी, जिसको बिग बैंग कहा गया।
और इसके बाद में लेटर ऑन एक वेगोनर नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 1967 में इस थ्योरी को और ज्यादा सपोर्ट किया, यानी कि एबी जॉर्ज लेमेंटर ने इसको 1894 से 1896 के बीच में इसको प्रपोज किया। लेटर ऑन इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय वेगोनर इन 1967। तो इसका मतलब है कि इस थ्योरी से दोनों ही साइंटिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है। अब ये थ्योरी क्या थी, इसको जरा आप सुनिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, देयर वाज अ वेरी टिनी एंड स्मॉल पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स। इनफैक्ट वी कैन से दैट ऑल द मैटर दैट इज प्रेजेंट right time in the universe that was centralized or concentrated at a very tiny small particle। एक छोटे से बिंदु पर, मतलब आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 15 अरब वर्ष पहले एक बहुत छोटे से पॉइंट पर पूरा का पूरा ब्रह्मांड का जो मैटर था वो सेंट्रलाइज था, केंद्रित था। और एक इतनी सी जगह में जब इतना सारा मटेरियल हमारा इकट्ठा हो जाएगा तो आप सोचिए कितनी ज्यादा डेंसिटी होगी। और उस ज्यादा डेंसिटी की वजह से वहां यहां बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। वो एक्सप्लोजन इतना रैपिड और फास्ट था कि उसके माइक्रो और मिली सेकेंड में ही बहुत सारे चेंजेस हो गए। और आप जरा इस एक्सप्लोजन को देखिए, ये एक्सप्लोजन इस तरह से हुआ। इस तरह से इवोल्यूशन हुआ यूनिवर्स का। और इवोल्यूशन यूनिवर्स का हुआ तो कुछ माइक्रो सेकंड के अंदर ही ये जो छोटा सा टिनी पार्टिकल था, पहले तो आप ये समझिए इस टिनी पार्टिकल को बोला क्या गया। इस टिनी पार्टिकल को बोला गया विलक्षणता का बिंदु। पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। एक्चुअली इसको पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी इसलिए बोला गया कि वैज्ञानिकों ने माना है कि जब एक्सप्लोजन हुआ इस टिनी पार्टिकल में, उससे पहले इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था। ना तो यहां टाइम था, ना यहां स्पेस था, ना यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट था, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए इस पॉइंट के अलावा कुछ नहीं था, तो इसको पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी बोला गया। जैसे ही इसका एक्सप्लोजन हुआ तो कुछ माइक्रो सेकंड के अंदर ही ये छोटा सा पार्टिकल एक बहुत बड़ा आग का गोला बन गया। आप ये कह सकते हैं कि ये लगभग एक वॉलीबॉल की शेप में एक 10 अरब मील रेडियस का, इसकी जो रेडियस थी वो 10 अरब मील थी। एक 10 अरब मील की रेडियस का एक आग का गोला बन गया कुछ माइक्रो सेकंड के अंदर ही। और इसके बाद जब इसकी एज, यानी कि जब यूनिवर्स की एज 1 सेकंड जाकर कंप्लीट हुई, तब जाकर ये थोड़ा सा ठंडा पड़ा। और जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा पड़ा तब जाकर इसमें कुछ पार्टिकल्स का इवोल्यूशन हुआ। वो पार्टिकल्स थे फंडामेंटल पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स। यानी कि एक कुछ माइक्रो सेकंड की एज में जब ये इसका विस्फोट हुआ तो ये 10 अरब मील का एक गोला बन गया, यानी कि वॉलीबॉल की शेप में बन गया। और 10 अरब मील की शेप के बाद में जब इसकी एज 1 सेकंड हुई तब जाकर इसका टेम्परेचर कुछ कम हुआ। और 1 सेकंड की एज पर जाने के बाद यहां 2 तरह के पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए या इवॉल्व हुए, जिनमें से एक को बोला गया, मैं लिख देता हूं, जिनमें से एक को बोला गया मूलकण, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल, और दूसरे थे प्रतिकण, यानी कि एंटी पार्टिकल। इन फंडामेंटल पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स ने ही आगे जाकर एटम्स का निर्माण किया। और आप जानते हैं यूनिवर्स में सभी चीजें एटम से बनी हुई हैं, हर चीज की एक बेसिक फॉर्म है जो कि एटम है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल और एंटी पार्टिकल ने एटम्स का निर्माण किया। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्या है, इसको अभी हम लेकर पढ़ेंगे, लेकिन इस बात को पहले क्लियर करने के बाद तो चलिए हम वापस से अपनी बिग बैंग थ्योरी पर आ जाते हैं कि जब 1 सेकंड की एज हुई तब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स बने, और इन फंडामेंटल और एंटी पार्टिकल्स ने एटम्स बनाए। लेकिन धीरे धीरे जाकर जैसे ही विस्फोट के बाद 1 मिनट का समय हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स की जो एज है वो जब 1 मिनट हुई तो 1 मिनट में ब्रह्मांड इतना विशाल हो गया कि अब इसकी सीमाओं का पता लगाना बहुत मुश्किल था। तो ऐसी स्थिति में कहा गया कि 1 मिनट की एज के बाद ये हमारा यूनिवर्स जो था वो एक बहुत बड़ा
विशाल ताप नाभिकीय रिएक्टर बन गया। मतलब ये एक जेंट थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर बन गया। यानी कि आप, मैं नोट करता हूं इसको, देखिए माइक्रो सेकेंड के बाद कुछ माइक्रो सेकेंड के बाद ये 10 अरब मील रेडियस का एक गोला बन गया, और 1 सेकेंड के बाद इसमें से मूलकण और प्रतिकण निकल कर आई, जिन्होंने क्या बनाया, एटम बनाया। इसके बाद जब 1 मिनट की लगभग एज हुई होगी इस यूनिवर्स की, तब जाकर ये विशाल ताप नाभिकीय रिएक्टर बन गया। और जब 1 मिनट की एज के बाद ये विशाल ताप नाभिकीय रिएक्टर बना, इंग्लिश में इसको जेएंट थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर बोलेंगे, बन गया, तब जाकर यहां पे एक और बड़ा चेंज आया। वो जो बड़ा चेंज था वो था हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियस बनना। यानी कि यहां पर हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट होने लगा, और जो हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट हुआ उस कन्वर्जन को बोला गया नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। आप इसको जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने ले लिया होगा। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं, इसको मैं बिगाड़ देता हूं। ले लिया आपने? चलिए अब देखते हैं, जब ये एक विशाल ताप नाभिकीय रिएक्टर बन गया तो यहां से हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स का काम शुरू होता है। हाइड्रोजन मिलकर हीलियम नाभिक बनाने लगे, यानी कि हाइड्रोजन कन्वर्ट होने लगा हीलियम में, और जब यह प्रोसेस हुई तो इसको बोला गया नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन। ये फ्यूजन क्या होता है? एक्चुअली जब भी कोई दो चीजें मिलकर आपस में किसी एक चीज को बनाती हैं तो उसको बोलते हैं फ्यूजन, यानी कि संलयन। वो संलयित होती हैं, जुड़ती हैं। अब इसी के ऑपोजिट एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं विखंडन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। फिजन में क्या होता है कि कोई भी एक चीज जब दो भागों में टूटती है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, यानी कि विखंडन। जैसे कि ये मार्कर है, अगर इसको हम दो भागों में टूट गया तो ये हो गया न्यूक्लियर फिजन, यानी कि विखंडन टूटकर। तो और अब इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जब ये आकर जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। और ये फ्यूजन होने पर ये एक चीज बन जाती है, और यहां पर ये बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब हम बात करते हैं कि इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के बाद क्या हुआ। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन और हीलियम के जो नाभिक थे, ये ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा दूर दूर तक चीजों को फैला दिया इन्होंने, और खुद भी फैल गए, और धीरे धीरे ये हाइड्रोजन और हीलियम से नेबुला बने, निहारिका बने, और ये बादल थे। चूंकि बादल थे पहले, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, और इनके संगठन से, इनके बहुत ज्यादा इकट्ठे होने से यहां पर एक कह सकते हैं आप कि आकाश में कुछ तारों का निर्माण हुआ, और वे तारे इकट्ठे होकर आकाश गंगा बन गए। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम नाभिक मिलकर आपस में बादलों का निर्माण करने लगे, और ये बादल संकुचित होकर इतना ज्यादा डेंस हो गए कि ये तारों में कन्वर्ट हो गए। और हम जानते हैं कि तारे जो हैं इनमें 98% जो पार्ट है वो हाइड्रोजन और हीलियम का ही है। तो यानी कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो इस तरह से हमारा बिग बैंग हुआ, कि बिग बैंग जब विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, इसको हमने, बिग बैंग को हम दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड विस्फोट भी बोलते हैं। यानी कि बिग बैंग को हम कॉस्मिक
एक्सप्लोजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये विस्फोट जो हुआ था इससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो तारों का जो सेंट्रल वाला पार्ट था उसमें इतना ज्यादा डेंसिटी क्रिएट हो गई जिससे कि नाभिकीय संलयन हुआ, और नाभिकीय संलयन होने से इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई कि उन तारों में वो एनर्जी हीट और लाइट की फॉर्म में बाहर आने लगी, यानी कि चमक के रूप में और ऊष्मा के रूप में बाहर आने लगी। और इन तारों में सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम देखते हैं वो हमारे पास है सन, यानी कि सूर्य का। यहां से सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलता है, सूर्य से जो धूप के रूप में हमें ऊष्मा मिलती है, वो क्या है? वो प्रकाश और ऊष्मा ही तो सूर्य की ऊर्जा है। और वो ऊर्जा किससे क्रिएट हुई? वो ऊर्जा क्रिएट हुई नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है। अब हम थोड़ा सा एक बात करते हैं कि इस थियोरी को अभी हाल फिलहाल के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इसको कह सकते हैं सपोर्ट किया, जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंग। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, एक साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग, बहुत फेमस नाम है ये। इनकी एक बुक थी, इसका नाम था समय का संक्षिप्त इतिहास। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। देखिए, ब्रीफ का मतलब है छोटा। क्योंकि वर्ड इतिहास आ रहा है तो इतिहास बहुत लंबा हो जाएगा, और अगर हम यूनिवर्स की हिस्ट्री की बात करें तो हम यूनिवर्स की हिस्ट्री को बहुत एक्सप्लेन तरीके से कवर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टिल साइंटिस्ट कुड नॉट फाइंड ऑल द यूनिवर्स, दे कुड नॉट गेट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। उन्होंने क्या किया है, अब तक वो 96% पार्ट से अभी अननोन है, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड डार्क मैटर। डार्क मैटर केवल 4% पार्ट को ही साइंटिस्ट जान पाए हैं अब तक, लेकिन हमें इस थ्योरी में कवर करना है पूरा यूनिवर्स। तो इन्होंने कहा है समय का संक्षिप्त इतिहास। समय तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी इसको ब्रीफली इन्होंने इस बुक में कवर किया है। तो एक बुक में यूनिवर्स को कवर करना इज नॉट पॉसिबल, तो इसके लिए इन्होंने बुक का नाम दिया समय का संक्षिप्त इतिहास। इस बुक में इन्होंने बताया है, इन्होंने माना है कि 15 अरब वर्ष पहले एक्सप्लोजन हुआ। 15 अरब वर्ष पहले एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन के लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद जो हमारा यूनिवर्स में जो अभी आप कह सकते हैं जो प्लेनेट्स हैं, जो गैलेक्सीज हैं, और सौरमंडल, बाद सौरमंडल, सीधा सीधा वर्ड लिखते हैं सौरमंडल, यानी कि सोलर सिस्टम बनकर आया। तो इसका मतलब है कि जो सोलर सिस्टम है उसकी एज क्या है? तो उसकी एज है, यानी कि एज ऑफ सोलर सिस्टम कितनी हो गई? 4.5 अरब वर्ष से ये निकल के आई। 15 अरब वर्ष पहले एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के 10.5 अरब वर्ष के बाद में सौरमंडल का निर्माण हुआ, तो जो एज ऑफ सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल की जो एज है वो 4.5 अरब वर्ष बन जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने इसको माना। लेकिन इनके साथ में एक और साइंटिस्ट भी आए थे जिनका नाम था एडविन हबल। एडविन हबल ने हमें क्या बताया कि जो हमारा यूनिवर्स है, एक्चुअली इन्होंने इस बात को एक्सप्लोजन तक रोक रखी थी। एडविन हबल ने बताया कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सप्लोड होने के बाद एक्सपेंड भी हो रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा आगे विस्तृत भी हो रहा है। यानी कि एडविन हबल ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यानी कि इन्होंने जो थ्योरी दी वो थी एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने एक्सपेंशन जो बताया वर्ल्ड का वो किस बेस पर बताया? एक्चुअली हम इस कंसेप्ट को हम पता कर सकते हैं डॉपलर इफेक्ट के थ्रू। यानी कि डॉपलर इफेक्ट हमें ये बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है
और अगर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा दूर तक आकाश गंगाओं के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होती जा रही है। तो इस बात को हम कवर करेंगे अभी नेक्स्ट कंसेप्ट में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं जो हमने भी कंसेप्ट छोटा सा छोड़ दिया था, फंडामेंटल पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। उससे पहले एक चीज और बता दूं कि जो यूनिवर्स की थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी, उसमें एक बात और कही गई कि जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद में 3 चीजें निकल कर आई, जिसमें कि टाइम, दूसरा स्पेस और तीसरा ऑब्जेक्ट। ना तो यूनिवर्स के एक्सप्लोजन से पहले टाइम था, ना स्पेस था, ना ही ऑब्जेक्ट था। तो समय, स्थान और वस्तु, तीनों ही चीजें एक्सप्लोजन के बाद निकल कर आई। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन इस पर एक आया हुआ भी है कि समय, स्थान और वस्तु की उत्पत्ति किस घटना के बाद हुई, तो वो बिग बैंग घटना के बाद हुई थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स की। आप हेडिंग लगा लीजिए, मूल कण यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल। देखिए क्या है फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कि ऐसे कण जिनका निर्माण अन्य कणों से नहीं होता है और जिनकी अपनी संरचना नहीं होती है, वे कण कहलाते हैं मूल कण। और इन मूल कणों की उत्पत्ति में किसी भी दूसरे कणों का कोई भी सहयोग नहीं होता है। देखिए मूल कणों के बारे में पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि जो एटम है उसका निर्माण केवल 3 मूल कणों से होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि एटम का निर्माण, एटम जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। लेकिन आज की डेट में 30 से ज्यादा मूल कण यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल खोजे जा चुके हैं। तो साइंस जैसे जैसे डेवलप हुआ तो उस डेवलपमेंट के साथ इन्होंने और नए सारे पार्टिकल्स खोजे। इसके बारे में एक और चीज कि कौन कौन से और पार्टिकल्स हैं जो मूल कणों में शामिल किए जाते हैं, जैसे फोटोन, उसके बाद में ग्रेविटॉन को भी फंडामेंटल पार्टिकल में शामिल किया जाता है। तो इस तरह से कई सारे पार्टिकल्स हैं। अब इनमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो स्थायी है, मतलब स्टेबल पार्टिकल हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अस्थायी है, मतलब अनस्टेबल पार्टिकल हैं। तो मैं थोड़ा बात करूं, स्थायी पार्टिकल आप लिख लीजिए, स्थायी कण यानी कि स्टेबल पार्टिकल, स्टेबल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ये एक स्टेबल पार्टिकल है। इसके बाद प्रोटॉन, ये भी एक स्टेबल पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन, ये भी एक स्टेबल पार्टिकल है। इसके बाद में एंटीप्रोटॉन, ये भी एक स्टेबल पार्टिकल है। ग्रेविटॉन, ये भी एक स्टेबल पार्टिकल है। तो दीज ऑल आर स्टेबल पार्टिकल्स। और यहां पर कुछ अनस्टेबल पार्टिकल्स भी हैं जिनको अस्थायी कण बोलते हैं। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए, फोटोन। जैसे कि फोटोन जो है फोटोन न्यूट्रॉन और सभी प्रकार के मेसॉन, क्योंकि फोटोन जो है वो इसमें नहीं है। न्यूट्रॉन और सभी प्रकार के जो मेसॉन है यानी कि अस्थायी कण यानी कि अनस्टेबल पार्टिकल, इसमें न्यूट्रॉन तथा सभी प्रकार के मेसॉन, आप सुनो, धन पाई मेसॉन, ऋण पाई मेसॉन, पॉजिटिव चार्ज मेसॉन, नेगेटिव चार्ज मेसॉन। तो न्यूट्रॉन और सभी प्रकार के मेसॉन जो है वो कैसे हैं, अनस्टेबल पार्टिकल हैं। तो यहां तक तो बात आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रतिकण की, यानी कि एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल वे ऐसे ऐसे मान लीजिए आपकी, जब भी दो पार्टिकल
जब भी दो पार्टिकल आपस में मिलते हैं और वे एक दूसरे का एग्जिस्टेंस खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल का एंटी पार्टिकल कहलाता है। और एंटी पार्टिकल में फोटोन तो ऐसा एंटी पार्टिकल है, फोटोन तो ऐसा पार्टिकल है जो अपना ही एंटी पार्टिकल है। यानी कि इसकी बात आप लिखना चाहते हो लिख लीजिए कि जब दो कण आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने पर एक कण दूसरे को खत्म कर देता है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता है, तो उनको हम बोलते हैं प्रतिकण यानी कि एंटी पार्टिकल। और एंटी पार्टिकल में जो एक फोटोन तो ऐसा पार्टिकल है जो खुद का ही एंटी पार्टिकल है। फोटोन अपना ही एंटी पार्टिकल है। मूलकण और प्रतिकण आपस में कैसे रिलेट होते हैं, कैसे होता है फंडामेंटल पार्टिकल, कैसे होता है एंटी पार्टिकल, इसको आप यहां पे इस फिगर में समझिए। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्टिकल है और उसका एंटी पार्टिकल क्या है। तो फंडामेंटल और एंटी कैसे पार्टिकल्स होते हैं, इसको आप फिगर में समझिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको रख करते हैं। यहां पर दो चीजों को समझना भी जरूरी है कि कौन सी बातें ऐसी हैं जो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करती हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जो बिग बैंग थ्योरी को अपोज करती हैं, मतलब कौन से उसके पक्ष में है और कौन से विपक्ष में है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए पहले, इसके पक्ष में प्रमाण, मतलब ऐसी बातें जो इसको सपोर्ट करती हैं। पक्ष पक्ष क्या है उसको जरा समझिए। सबसे पहली चीज ये है कि हमें बिग बैंग थ्योरी से ये पता चलता है कि ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी और ब्रह्मांड की शुरुआत में एक्सप्लोजन से पहले यहां पर कुछ भी नहीं था। यानी कि ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले कुछ नहीं था। अर्थात जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो उस समय पर सिर्फ एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी था और उस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी के बाद ही टाइम स्पेस और ऑब्जेक्ट की इवोल्यूशन हुआ। टाइम स्पेस और जो ऑब्जेक्ट है वो प्रकाश में आया, उसके बारे में वैज्ञानिकों ने जाना। अच्छा, एक और दूसरी चीज है जो बिग बैंग थ्योरी के पक्ष में है कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। आकाश गंगाएं मतलब गैलेक्सीज, इसको आप इंग्लिश में लिख लीजिए। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इससे क्या साबित होता है? जब आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है तो इससे साबित होता है कि एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्स, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यानी कि ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में हम जब डिटेल से जानेंगे तो वो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आपको। इस डॉपलर इफेक्ट के बेसिस पर ही एडविन हबल ने कहा था कि ब्रह्मांड में जितने भी खगोलीय पिंड हैं, जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं और दूर जाने के लिए उन्होंने जो गति इस्तेमाल की, मतलब जो गति के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया, उसके लिए उन्होंने एडविन हबल ने दिया हबल कांस्टेंट। इन्होंने दिया हबल कांस्टेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ ऑल द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज दैट आर गोइंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये बात जो थी वो हबल कांस्टेंट से रिलेटेड थी, हबल एडविन हबल ने दी थी। इसको हम एक्सपेंशन कैसे होता है, ये कैसे पता लगते हैं, रेड शिफ्ट क्या है, डॉपलर इफेक्ट क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक और चीज थी जो इसके पक्ष में थी कि हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स का प्रेजेंट होना। तो हाइड्रोजन और हीलियम की जो प्रेजेंस थी वो भी बिग बैंग के पक्ष में है। अब हम बात करते हैं इसके विपक्ष में क्या है, मतलब क्या चीज है जो इसको अपोज करती हैं। देखिए, कुछ साइंटिस्ट ने माना कि इतना बड़ा विस्फोट एक इतने छोटे से टिनी स्मॉल पार्टिकल में पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने ये नहीं माना कि कोई एक्सप्लोजन हुआ होगा, उन्होंने ये माना कि धीरे 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 वो एक छोटा पॉइंट ना वो इवॉल्व होना शुरू हुआ होगा, उसका इवोल्यूशन हुआ होगा और वो धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ होगा। तो इन्होंने क्या किया है कि एक्सप्लोजन को न मानते हुए केवल एक्सपेंशन पर जोर दिया है कि ब्रह्मांड का विस्तार हुआ होगा, ब्रह्मांड विस्तृत हुआ होगा। तो यहां तक जो हमने बात की है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ वो बेसिक पॉइंट बताऊंगा जिन पर क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड ये है। सबसे पहला आप इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? 15 अरब वर्ष पहले हुई। बिग बैंग के प्रतिपादक कौन थे, मतलब बिग बैंग को किसने प्रपोज किया था? वो जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। इसके बाद में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी बुक है? ये अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग की एक बुक है, जो विस्तृत कहते हैं कि विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यानी कि एडविन हबल थे। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, एडविन हबल ने बताया कि ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है, फैल रहा है। तो जब इसको जिस थ्योरी की जो थ्योरी थी उसको नाम दिया गया विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत, यानी कि एक्सपेंशन थ्योरी किसकी थी? एडविन हबल की थी। इन्होंने एक्सपेंशन थ्योरी को किस बेस पर किया? इन्होंने बताया डॉपलर इफेक्ट के बेसिस पर। समय, स्थान और पदार्थ की उत्पत्ति किस घटना के बाद हुई? तो वो बिग बैंग की घटना के बाद हुई। सौर मंडल का निर्माण कितने अरब वर्ष पहले हुआ? 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ। सौर मंडल की उम्र क्या है? 4.5 अरब वर्ष है। इसके बाद सौर मंडल का निर्माण बिग बैंग की घटना के कितने वर्षों के बाद हुआ? वो 10.5 अरब वर्षों के बाद हुआ। समय का संक्षिप्त इतिहास किसकी पुस्तक है? स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ब्रह्मांड में कौन सा? हाइड्रोजन और हीलियम है। किन तत्वों के संगठन से तारों का, निहारिकाओं का निर्माण हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है। तारों के अंदर जो उनका इनर कोर है, वहां पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? एनर्जी का सोर्स क्या है? तो वो है हमारा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बाद में हबल कांस्टेंट का संबंध किस बात से? हबल कांस्टेंट का संबंध जो है वो ब्रह्मांड के प्रसार से, एक्सपेंशन से है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस टॉपिक से आपको याद रखनी है। अब मैं आपको कुछ यहां पर ऐसे क्वेश्चंस लिखूंगा जो कि यूपीएससी में 1994, 1996 और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2007 में पूछे गए थे। और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लास्ट वीडियो में हमने जो थ्योरी बताई थी, जो कंसेप्ट लास्ट में लिखाया था, उससे डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आया था। वो मैं क्वेश्चन आपको यहां लिखकर ही आपको प्रेजेंट कराता हूं, क्योंकि अगर मैं सामने लिखूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब आप देखिए, ये रहे आपके क्वेश्चन। चलिए, ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस जो आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 1994 में आया था और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे सामने दो लिस्ट हैं। एक लिस्ट में हमें दिए हैं सारे वैज्ञानिकों के नाम और दूसरी लिस्ट में हमें दी हुई है उनकी कुछ हाइपोथेसिस। मैच करना है हमको, बोला है मैच द फॉलोइंग। तो अब देखिए, कल हमने एक लिस्ट बनाई थी, जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, वीडियो आपको देखें उसको। पार्ट 2 है उसका, सेकेंड पार्ट में दिया है मैंने। तो देखिए, जीन्स एंड जेफरी की जो परिकल्पना थी वो आपके सामने है ज्वारीय परिकल्पना, यानी कि टाइडल हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय जीन्स एंड जेफरी। नेक्स्ट आता है चैम्बरलिन ने जो अपनी परिकल्पना हाइपोथेसिस दी थी वो दी थी ग्रहाणु परिकल्पना, यानी कि प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन। कांट और लाप्लास ने जो परिकल्पना दी थी वो निहारिका परिकल्पना दी थी। अब यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन चलेगा कि मैंने कांट के लिए लिखा था गैसियस थ्योरी ऑफ कांट, इमैनुअल कांट, एंड नेबुलर थ्योरी ऑफ लाप्लास। तो देखिए, लाप्लास ने कांट की थ्योरी को ही अमेंड किया था। तो नेबुला जो बनी है वो बनी किससे है? वो बनी तो गैसियस पार्टिकल से ही है ना। तो कांट ने सिर्फ इतना कहा था कि हमारे यूनिवर्स में पहले से गैसियस पार्टिकल्स मौजूद थे जिससे निहारिकाएं बनी और जिससे आगे जो हमारे प्लेनेट्स हैं उनका निर्माण हुआ। जबकि लाप्लास ने निहारिका से शुरुआत की, नेबुला से शुरुआत की, इन्होंने पार्टिकल्स के बारे में बात नहीं की। तो कह सकते हैं कि लाप्लास अमेंडेड थ्योरी ऑफ कांट। तो कांट की थ्योरी को ही हम लाप्लास की थ्योरी में इंक्लूड कर देते हैं और ये निहारिका लाप्लास और कांट दोनों से रिलेटेड है। फ्रेड और होयल और लिटिलटन ने अभिनव तारा यानी कि नोवा स्टार हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था। तो ये क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन था, ये आया यूपीएससी 1996 में। क्वेश्चन था, डॉपलर प्रभाव से ज्ञात किया जाता है क्या? यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति, रोटेशन ऑफ अर्थ, भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, उपग्रहों की परिक्रमण गति, रिवोल्यूशनरी मोशन ऑफ सैटेलाइट, तारों या आकाश गंगाओं की गति, स्पीड ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तो आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया एडविन हबल ने, इसी बेसिस पर हमें एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स बताया था। तो डॉपलर इफेक्ट इज यूज्ड फॉर द स्पीड ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज की, इनका विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विस्फोट महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2007 में पूछा क्वेश्चन है। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स या कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट, हिमालय की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑफ हिमालयाज, ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, और ज्वालामुखी विस्फोट यानी कि हमारा जो एक विस्फोट, आप जानते हैं ज्वालामुखियों के बारे में, इसके बारे में तो एक स्पेशल टॉपिक है हमारे पास में, उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है महाविस्फोट सिद्धांत, और बिग बैंग थ्योरी ने ही हमको बताया कि यूनिवर्स एक टिनी पार्टिकल पर था और आज इस तरह से मौजूद है। तो अब आप लोगों से एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में कुछ डाउट हो तो आप
बार बार मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और किसी भी अदर टॉपिक पर अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसे कमेंट में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दूंगा। तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। एक और चीज, जितना भी आपने पढ़ा है इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, उनको सॉल्व करिए। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये चीज आपके लिए फायदेमंद है जो आपने पढ़ी है, या ये आपके काम में आ रही है, यूजफुल है। अगर नहीं क्वेश्चन हो रहा है तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज हमारी यूजफुल नहीं है। खैर, एक और चीज आपको कि आप अब तक जितने भी वीडियोस देख रहे हैं प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको भी पता लगे कि भाई हाँ इससे उनको फायदा होने वाला है। आपको तो हो ही रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग रिवीजन रेगुलर रखिए और वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखिए। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो अगर इससे पहले वाला नहीं देखा तो उसको पहले जरूर देखिए, क्योंकि ये वाला वीडियो कनेक्टेड है लास्ट वीडियो से, और लास्ट वाला वीडियो उससे भी पिछली वीडियो से कनेक्टेड है। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर योर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर बीइंग कंटिन्यूड विद दिस